हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टैप के बारे में, जब हमें कभी अंदरूनी चूड़ियां काटनी होती है किसी होल में तो हम किसका प्रयोग करते हैं? टैप का प्रयोग करते हैं। तो टैप के डिटेल्स के बारे में हमने हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। तो आइए उससे आगे हम डिस्कस करते हैं कि आखिर टैप टूटता क्यों है, टैप टूटने के कारण क्या होते हैं। जब कभी भी हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, टैप टूट जाता है। तो उसके क्या क्या पॉसिबल रीजंस होते हैं और उसको हम कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सटर्नल थ्रेड को कैसे काटा जाता है। तो फर्स्ट, कॉजेस फॉर ब्रेकेज ऑफ टैप। टैप टूटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है स्मॉल होल। जैसा कि हमने चर्चा किया था कि हमें टैपिंग करने से पहले टैप साइज के अनुसार हम टैप ड्रिल साइज की कैलकुलेशन करके ड्रिलिंग करते हैं। तो अगर किया गया होल क्या है, टैप ड्रिल साइज से छोटा है तो क्या होगा, टैपिंग करते समय टैप टूट जाएगा। दूसरा रीजन क्या होता है, अगर किया गया होल क्या है, टेपर में बन गया है तो भी टैपिंग करते समय टैप के टूटने की संभावना रहती है। तीसरा कारण होता है मोर प्रेशर ऑन टैप। टैपिंग करते समय हम उस पर क्या कर रहे हैं, ज्यादा प्रेशर लगा रहे होते हैं तो भी टैप टूट जाता है। और टैपिंग करते समय क्या करना होता है, हमें आधा चक्कर क्लॉकवाइज घुमाना होता है, उसके बाद 1/4 1/4 हमें एंटी क्लॉक घुमाना होता है। अगर हम इस प्रोसेस को, इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं, केवल एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाते हैं तो भी टैप टूट जाता है। चौथा क्या होता है, क्लॉगिंग ऑफ चिप्स। जब कभी भी हम मान लीजिए बॉटमिंग सॉरी जो ब्लाइंड होल होते हैं उसकी टैपिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर जो चिप्स फंस जाते हैं उसको हम बाहर नहीं निकालते हैं तो भी टैप टूट जाता है। नेक्स्ट जो रीजन होता है, नॉट यूज ऑफ लुब्रिकेंट। टाइपिंग करते समय आपको पता है हमें अकॉर्डिंग टू मटेरियल के अनुसार लुब्रिकेंट का प्रयोग करते रहना चाहिए। अगर हम लुब्रिकेंट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली तो क्या होगा, टैप टूट जाएगा। लास्ट रीजन होता है इम्प्रॉपर यूज ऑफ टैप्स। जैसा कि हमने देखा था जो हैंड टैप थे तीन में थे, फर्स्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड। तो अगर हम सीक्वेंस वाइज टैप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, पता लगा हमने बिना फर्स्ट टैप प्रयोग के डायरेक्ट सेकेंड टैप प्रयोग कर लिया या फर्स्ट टैप के बाद डायरेक्ट हमने थर्ड टैप प्रयोग कर लिया, सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया तो भी टैप टूट जाता है। ठीक, तो ये है कुछ टैप टूटने के कारण। अब टैप हमारा टूट गया तो उसको हम निकालेंगे कैसे, उसके भी कुछ विधि होती है। मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन टैप। टैप टूटा उसको कैसे निकालते हैं, तो कई मतलब हो सकते हैं, मतलब कैसे टैप टूटता है। एक होता है कि सरफेस से ऊपर टूटा है, एक होता है एग्जैक्ट सरफेस से टूटा है, एक होता है सरफेस से नीचे टूटा है। तो अलग अलग परिस्थितियों में हम अलग अलग विधि प्रयोग करते हैं। सबसे पहला आता है जब सरफेस के ऊपर, तो जिस सरफेस में हम टाइपिंग कर रहे होते हैं उससे थोड़ा ऊपर अगर टैप टूट गया है तो उसे क्या करते हैं, हम इजिली राउंड नोज प्लायर का प्रयोग करके उसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके आसानी से उसको हम निकाल सकते हैं। तो पूछा जाता है कि अगर टैप सतह से ऊपर टूटा है तो आप उसे कैसे निकालेंगे, तो राउंड नोज प्लायर का प्रयोग करके टैप को निकाला जाता है। दूसरा है एग्जैक्ट सरफेस से टूट गया है, जिस सरफेस पे हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं पंच व हैमर का। पंच और हैमर की सहायता से उसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरफेस से ऊपर टूटा है तो राउंड नोज प्लायर, और सरफेस पर एग्जैक्ट सरफेस से टूटा है तो पंच व हैमर की सहायता से घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर निकालते हैं। फिर कंडीशन होती है कि सरफेस से नीचे टूटा है। सरफेस से नीचे टूटने पर हम कई सारे मेथड प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पहला होता है एनीलिंग, मतलब ऐसे जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं उसको क्या हम करते हैं, थोड़ा गर्म करके उसको थोड़ा नरम बना के फिर हम इजिली टैप एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करके टैप को बाहर निकाल लेते हैं। तो एनीलिंग के द्वारा निकाल लेते हैं या फिर जो टैप एक्सट्रैक्टर के द्वारा। ये पूछा जाता है कि टूटे हुए टैप को किसके द्वारा निकाला जाता है, तो टूटे हुए टैप को निकालने के लिए टैप एक्सट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। ओके, जो नेक्स्ट इसमें आता है नाइट्रिक एसिड, जिसे हम तेजाब कहते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या उस सतह को नहीं छोड़ रहे होते हैं तो क्या करते हैं, बेसिकली नाइट्रिक एसिड HNO3 और H2O जल का 1:5 के रेशियो, मतलब 1 ml अगर आप HNO3 ले रहे हैं तो 5 ml वाटर का लेकर मिक्स करके हम उसे क्या करते हैं, जहां पर टैप टूटा होता है उसमें डाल देते हैं। तो वहां पर जो कुछ मटेरियल होता है वो बर्न हो जाता है जिससे टैप ढीला पड़ जाता है। फिर हम आसानी से उसको टैप एक्सट्रैक्टर के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं।
तो ये है टूटे हुए टैप को निकालने की कुछ प्रमुख विधियां। अब हम नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं डाई के बारे में। जैसा कि टैप के द्वारा हम इंटरनल थ्रेड काटते हैं, उसी प्रकार डाई के द्वारा हम किसी शाफ्ट पर, किसी जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसकी बाहरी सतह पर थ्रेड काटते हैं। ठीक है, तो डाई ये भी बेसिकली हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है, हार्ड और टेम्पर होती है। कुछ परिस्थितियों में डाई अलॉय स्टील या टूल स्टील की भी बनाई जाती है। डाई अकॉर्डिंग टू यूज कई प्रकार की होती है। क्लियर कर लेना, अगर हमें इंटरनल थ्रेड काटना है तो टैप का प्रयोग करेंगे, एक्सटर्नल काटना है तो हम प्रयोग करेंगे डाई का। मतलब होल में थ्रेडिंग करना है तो टैप, और अगर हमें शाफ्ट पर थ्रेडिंग करना है तो डाई का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली आती है सॉलिड डाई। नाम से स्पष्ट है, ये एक सॉलिड पीस के रूप में मिलती है। सॉलिड होने के कारण इसके हम साइज को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी होती है सर्कुलर स्प्लिट डाई, या इसी को बटन डाई के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम होता है सर्कुलर स्प्लिट डाई का बटन डाई। ये एक प्रकार की एडजस्टेबल डाई होती है जिसमें हम मतलब उसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, काफी माइनर, काफी सूक्ष्म परिवर्तन कर सकते हैं, जिसके लिए इसके साइड में, डाई के साइड में एक स्लॉट कटा होता है। इसमें कुछ सेट स्क्रूज लगे होते हैं, 3 सेट स्क्रूज होते हैं। उन सेट स्क्रूज के माध्यम से इसके साइज को, अर्थात कट को हम थोड़ा बहुत काफी सूक्ष्म परिवर्तन करके एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाफ डाई। हाफ डाई क्या होती है? ये पेयर्स के रूप में उपलब्ध होती है, जोड़ों के रूप में पाई जाती है। दोनों आधा आधा अलग अलग होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग काफी बड़े साइज के जो रॉड होते हैं, काफी बड़े साइज के जो शाफ्ट होते हैं उस पर थ्रेडिंग करने के लिए हाफ डाई का प्रयोग किया जाता है। ये दो के रूप में, जोड़ों के रूप में मिलती है। नेक्स्ट होती है डाई प्लेट। डाई प्लेट बेसिकली एक कार्बन स्टील के प्लेट से बनाई जाती है। पूछा जाता है कि जब हमें 3 mm से कम साइज की चूड़ी काटनी होती है तो किसका प्रयोग करते हैं? तो उस स्थिति में हम प्रयोग करते हैं डाई प्लेट। ठीक है, 3 mm से कम साइज की चूड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है डाई प्लेट का। नेक्स्ट इसमें आता है डाई नट। ये हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल शेप में, नट के शेप में पाया जाता है। कुछ नहीं, एक नट के तरीके से ही होता है। एग्जाम में दिया जाता है डाई नट इज नथिंग बट इट इज ए नट इन द शेप ऑफ डाई। मतलब एक नट के शेप में ही क्या होती है? एक डाई होती है, हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल। इसका प्रयोग कब करते हैं? तो इसका प्रयोग पुरानी जो ओल्ड थ्रेड होती हैं या फिर जो टूट जाती हैं चूड़ियां, खराब हो जाती हैं चूड़ियां, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए डाई नट का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है व्हिच डाई इज यूज्ड टू रेक्टिफाई द वर्न आउट थ्रेड। टूटी हुई चूड़ियों को ठीक करने के लिए या पुरानी चूड़ियों को सही करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डाई नट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है चेजर डाई। चेजर डाई आजकल के जो क्वेश्चन है चेजर और एक्टर्न डाई पे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चेजर डाई का हम प्रयोग करते हैं ऑटोमेटिक मशीनें पर, जो भी स्वचालित मशीनें होती हैं उस पर काफी अधिक मात्रा में हम थ्रेडिंग के लिए, कह सकते हैं मास प्रोडक्शन में थ्रेडिंग के लिए प्रयोग करते हैं चेजर डाई का ऑटोमेटिक मशीनों पर। नेक्स्ट इसमें आती है एक्ट्रन डाई। एक्ट्रन डाई का प्रयोग करते हैं किसी भी होल या ग्रूव में कहीं कोई रॉड लगी होती है, मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है जहां कोई होल है या ग्रूव है, उसमें रॉड लगी हुई है, बाहर से सरफेस हमारा खुला नहीं है थ्रेडिंग के लिए, तो वहां पर अगर हमें थ्रेडिंग करनी है आउटर सरफेस पे तो वहां पर प्रयोग की जाती है एक्ट्रन डाई। तो सीधा सीधा पूछा जाता है होल या ग्रूव में लगे हुए शाफ्ट या रॉड पर चूड़ी काटने के लिए कौन सी डाई प्रयोग की जाती है? तो होती है एक्ट्रन डाई। ठीक, तो आशा करते हैं डाई आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आता है इसमें डाई स्टॉक। डाई स्टॉक जैसे कि हमने टैप रेंच के बारे में पढ़ा था, टैप को होल्ड करने के लिए सेम उसी प्रकार आउटर सरफेस पे चूड़ियां काटते समय डाई को जिस साधन के द्वारा पकड़ा जाता है उसी को हम डाई स्टॉक कहते हैं। ये डाई स्टॉक अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार सॉलिड डाई स्टॉक होता है, एक ही साइज को पकड़ने के लिए। एडजस्टेबल डाई स्टॉक, साइज को थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और एक होता है क्विक कट डाई स्टॉक, ये प्रयोग की जाती है बेसिकली एडजस्टेबल या स्प्लिट डाई को प्रयोग करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू यूज इसका हम चुनाव कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होती है होती है ब्लैंक साइज। कि ब्लैंक साइज क्या होता है, ये कैलकुलेशन के लिए एग्जाम में दिया जाता है। तो डाई के द्वारा बाहरी चूड़ी काटने से पहले जो हम रॉड का जो हम डायमीटर निर्धारित करते हैं, जो भी साइज हम निर्धारित करते हैं उसी को क्या कहते हैं? ब्लैंक साइज कहते हैं। या कह सकते हैं कि शाफ्ट का वह साइज जिस पर हमें क्या करनी होती है? चूड़ी काटनी होती है, वही उसका क्या कहलाता है? ब्लैंक साइज कहलाता है। ठीक है,
ब्लैंक साइज के कैलकुलेशन के लिए आपको फार्मूला याद रखना है कि ब्लैंक साइज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द थ्रेड, मतलब थ्रेड का वो डायमीटर जिसपे हमें मतलब थ्रेडिंग करनी है, माइनस पिच बाई 10, मतलब जो भी उसकी पिच होगी उसको 10 से डिवाइड करके हम माइनस कर देंगे। तो ब्लैंक साइज को मान लीजिए अगर हम कैपिटल डी से लिखते हैं, ठीक है, और डायमीटर ऑफ थ्रेड को स्मॉल डी से लिखा जाए तो माइनस पी बाई 10, ठीक। तो कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी माइनस पी बाई 10, ये याद रखिएगा ब्लैंक साइज निकालने के लिए, जहां पर कैपिटल डी हो जाएगा ब्लैंक साइज, स्मॉल डी हो जाएगा डायमीटर ऑफ थ्रेड। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल लिखा गया है, ये हम 10 इंटू 1.5 के लिए ब्लैंक साइज की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर m क्या है, मेट्रिक को दर्शाता है, 10 क्या है, डायमीटर ऑफ थ्रेड को दर्शा रहा है, 1.5 क्या है, थ्रेड की पिच है। तो ब्लैंक साइज निकालने के लिए फार्मूला वही यूज करेंगे, डायमीटर ऑफ थ्रेड के स्थान पे हमने 10 रख दिया, पिच कितनी दी हुई है 1.5 दी रखी है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.15, ठीक। तो 10 में से हम डिवाइड कर देंगे 0.15 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.85। यदि हमें यम 10 इंटू 1.5 पे मतलब डाई के द्वारा थ्रेड काटनी है तो उसका ब्लैंक साइज कितना होगा, 9.85 mm, ठीक है। उस कंडीशन में बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होकर डायरेक्ट 10 में से 1.5 को माइनस करके आंसर दे देते हैं, क्योंकि आपको वहां 8.5 भी ऑप्शन में दिया होगा। ऐसा नहीं करना है, हमें 1.5 को 10 से डिवाइड करके 10 में से माइनस करके हमें आंसर दे देना है। तो फार्मूला आपको याद रखना है, d बराबर t माइनस पी बाई 10। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, लुब्रिकेंट के बारे में पूछा जाता है, लुब्रिकेंट्स फॉर थ्रेडिंग। चाहे आप टाइपिंग कर रहे हो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल पर जब थ्रेडिंग कर रहे हो, तो उस समय अकॉर्डिंग टू मेटल के अनुसार जो मतलब वो लुब्रिकेंट्स होते हैं वेरी करते हैं, किस मटेरियल पे आप थ्रेडिंग करते हैं उसके अनुसार हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप स्टील पर कर रहे हैं, किसकी, स्टील पर हम थ्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय हम लॉर्ड आयल या फिर मिनरल ऑयल का प्रयोग करते हैं। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है वो एल्यूमिनियम के लिए पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम की टाइपिंग करते समय या एल्यूमिनियम की थ्रेडिंग करते समय कौन सा हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं, लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग किया जाता है केरोसिन ऑयल, मोस्ट इंपोर्टेंट। पैराफिन या फिर केरोसिन ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपको मिट्टी का तेल ही मिलता है, तो एल्युमिनियम की टाइपिंग करते समय केरोसिन ऑयल या मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। और ये कास्ट आयरन या फिर ब्रास पर हम थ्रेडिंग कर रहे हैं, चूड़ी काट रहे होते हैं, तो हमें किसी भी लुब्रिकेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम ड्राई फॉर्म में मतलब सूखा ही क्या करते हैं, उस पर थ्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टील के लिए लॉर्ड या मिनरल ऑयल, एल्युमिनियम के लिए पैराफिन या फिर केरोसिन ऑयल, कास्ट आयरन और ब्रास के लिए हम ड्राई उसको क्या करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं। तो ये था थ्रेडिंग के बारे में, आशा करते हैं टॉपिक आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।